हाँ जी, लास्ट में कैनाल में लास्ट था ना अपना ERCP। यस, पेपर डिस्कस बाद में होगा आपका। नहीं नहीं, RS वाले जैसे जो सिलेक्टर्स है ना, पेपर डिस्कस वो करेंगे, पेपर डिस्कस होगा। नहीं, मेरे वाली क्लासेज में पॉसिबल नहीं इस टाइम भाई। मीनिंग 4 घंटे वो नहीं है। पेपर डिस्कस का मीनिंग ये होता है कि जैसे पेपर उसी चीज का लिया है जो आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैं मानता हूं कि 10% पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए नए होते हैं। तो 10% का मीनिंग है कि 90% वो चीजें हैं जो आपको आती हैं, और जो आती हैं वही बातें वापस 2 घंटे करना। तो इसका मीनिंग है समय की हम बिल्कुल बर्बादी चाहते हैं, तो वो बर्बादी करवाएंगे आपकी, लेकिन किसी और के हाथों से, मेरे हाथों से नहीं होगी। हाँ, देखो पीछे वाला इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। रोज रिपीट करते हो कितना? भाई मेरे वाला जैसे रिपीटेशन जो होता है ना, आपने स्कूल में कभी भी ध्यान दिया हुआ, अपने जैसे सब्जेक्ट के 6 मास्टर हैं, 6 मास्टरों के अंदर हमेशा रिजल्ट उस मास्टर का बुरा रहता है जो परफॉर्मेंस मास्टर या टीचर बहुत बढ़िया देता है। भाई आप याद कर लो, आपके स्कूल में जिस टीचर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया होगा, उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, और आपको लगा कि ये आदमी फेल करवाएगा। उस सब्जेक्ट में आप इतने अवेयर हुए, उसको आपने स्वयं पढ़ा है, और उसको आपने इतनी बार रिपीट किया है कि उस आदमी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं वो आदमी हूं, प्रयास करूंगा। बाकी इस चीज का इंतजार अपने 18 बैच और कर रहे हैं। तो काली सिंध पार्वती नहर परियोजना, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है अपना काली सिंध पार्वती, इसका मीनिंग ये MP के लिए अपने लिए किस रूप में है? ERC पे। तो एक तो ये प्रोजेक्ट क्या है? तो इकोनॉमिक रिव्यू में, आर्थिक समीक्षा में गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया था कि जो ERCP प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। स्टार्टिंग में तो इस शब्द से डिफाइन किया हुआ है, तो हर एक परियोजना ही अपने आप में महत्वाकांक्षी है, यानी इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर राजस्थान स्टेट। तो ERCP क्या, IJNP भी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका इंपोर्टेंस अधिक है। अब इसमें बताया गया, इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मानसून के दौरान चंबल की कुछ सहायक नदियों के नाम बताए गए, जो कल बताए भी थे मैंने आपको, जैसे कुन्नू, कुराल, काले सिंध। कुछ मेन मेन रिवर्स के नाम बताएं, रिवर्स तो इनसे भी ज्यादा हैं, जैसे चाकण, पार्वती एंड मेज रिवर। कि इन नदियों का जो अतिरिक्त या एक्सेस वाटर होगा, वो मुख्य नदियों में सप्लाई किया जाएगा डैम के थ्रू। जैसे मेन रिवर चंबल है, चंबल की एक मुख्य सहायक नदी बनास है, एक जो इनलैंड में कन्वर्ट हो चुकी है बाणगंगा, एक चंबल की तरह जो यमुना में जाती है गंभीर रिवर। इन नदियों में ये वितरण दिया जाएगा, और इस वितरण के लिए इनका जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा है कि प्रोजेक्ट तो ये है कि इन नदियों का अतिरिक्त पानी मुख्य नदियों में वितरित करना है। इसके लिए इन्होंने उद्देश्य, ये अपने जो टारगेट या जो लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य में इन्होंने कहा है कि हम
इस परियोजना के अंदर टोटल 26 डैम्स हैं, यानी 26 बांध हैं जिनका निर्माण करेंगे। तो एक तो ये प्रपोज किया, इसमें प्रस्तावित 26 बांधों का जो प्रॉफिट होगा वो राजस्थान के 13 जिलों को, 13 जिले लाभान्वित। तो ये 13 तो पुराने वाला डेटा था। अब वर्तमान में इसमें कुछ नए जिले 9 और ऐड हो गए। तो 9 ऐड होने के बाद में कितने जिले? 21 जिले लाभान्वित। तो ये प्रोजेक्ट है 21 जिलों को लाभान्वित करेगा। ये पुराने वाला ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नए डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं इसके अंदर। तो इसका मीनिंग गवर्नमेंट ने बता दिया तो इसमें अपन मेंशन कर लेंगे। अब इसका जो इरिगेशन कमांड एरिया है वो है 2.8 लाख हेक्टेयर। इतनी भूमि, यानी जो आईजीएनपी से तो काफी कम, आईजीएनपी में थी 16.17 लाख हेक्टेयर, ये वाला डेटा। तो इसमें 2-3 डिजिट हैं। एक तो ये 21 डिस्ट्रिक्ट वाला, बनने वाले डैम की जो संख्या वो कितनी है? 26, लाभान्वित क्षेत्र वो 28 में 2.8, यानी 2 वाला डिजिट ज्यादा आ रहा है कि इसमें जिले लाभान्वित कितने होंगे? 21, नए बांध कितने बनेंगे? 26, लाभान्वित क्षेत्र कितना होगा? 28, यानी 2.8 लाख हेक्टेयर। तो ये इसमें अब इस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जल वितरण किया जाएगा वो किस किस के लिए किया जाएगा? तो एज ए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा, इरिगेशन वाटर सप्लाई होगा, वाटर सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए जलापूर्ति होगी। तो इसमें जो मेन उद्देश्य होते हैं पानी की सप्लाई के, लगभग वही जुड़े हुए हैं। जैसे आईजीएनपी के भी लगभग ये जुड़े हुए हैं, एक तो सिंचाई के लिए, एक पेयजल के लिए, एक इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई। धीरे धीरे जब एक्सेस वाटर होगा, मत्स्य पालन के लिए भी, पशु चारागाह विकास के लिए भी, सारी चीजें इसमें भी ऐड होंगी। लेकिन अभी मोटी मोटी जो मेन बताई गई हैं, यानी जो मेन इस क्षेत्र में पानी के वितरण की जो मुख्य समस्या है, यानी पानी की जो डिमांड जो रहती है मुख्यतः एक तो ड्रिंकिंग वाटर और एक इरिगेशन वाटर, इनमें डिमांड अधिक होती। फिर कोई अगर इंडस्ट्रीज इस एरिया में अधिक है तो राजस्थान के पूर्वी भाग में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा है। जैसे इसमें बोला जाता है राजस्थान का जो पूर्वी भाग है ये दिल्ली से और मुंबई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी है, जिसको हम नाम देते हैं DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई के बीच का जो इंडस्ट्रीज का जो जुड़ाव है उसका एक प्रोजेक्ट बनाया गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसको नाम दिया हुआ है। तो इसका मोस्टली हिस्सा अरावली और अरावली के ईस्ट वाले पार्ट में अधिक है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इस साइड में अधिक है अपने। तो यहाँ के जो उद्योग होंगे पूर्वी राजस्थान के, उनको इससे जल वितरण वितरित किया जाएगा। अब इसमें जो 13 जिले बोले गए वो 13 जिले कौन से हैं, तो वो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि डैम तो अभी सामने सभी नहीं बताए गए अपने को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सभी बता दिए गए। तो एक तो अपना पूर्वी राजस्थान वाले एकीकरण वाला प्रथम चरण, यानी लगभग पूरा भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में ये भी शामिल होता है सवाई माधोपुर। तो भरतपुर संभाग का हिस्सा वैसे अलवर नहीं होता, ये आगे वाले 4 जिले होते हैं, ये तो जयपुर संभाग में आते हैं। तो एक तो ABCD याद रखो और एक सवाई माधोपुर, कितने जिले हो गए? अब इनमें नए डिस्ट्रिक्ट जो निकले हैं, तो एक तो अलवर का खैरथल तिजारा, ये ध्यान रखना है। कोटपुतली बहरोड जयपुर में काउंट कर लेंगे आगे। फिर भरतपुर में डिग, करौली और सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी। तो ये जो 5 थे, ये 5 अब कितने में काउंट होंगे? 8 तो ये हो गए। तो कोई भी नया जिला नहीं है, इनसे ही नए निकाले गए। फिर एक कोटा संभाग पूरा है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जहां कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट। तो 8 और 4, तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें, 8 और 4 12। फिर पहले वाले जो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें ABCD, तो ये पूरा हो गया, ये वाला पार्ट सवाई माधोपुर। फिर कोटा संभाग ये हो गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। फिर पहले था जयपुर, और जयपुर के पूर्व में था दौसा। एक था अजमेर, और अजमेर के पूर्व में था टोंक। तो जयपुर, दौसा, अजमेर एंड टोंक, 4 ये थे पहले। तो 4 ये 8, 4 ABCD वाले 12 और एक सवाई माधोपुर, ये 13 डिस्ट्रिक्ट थे पहले। अब ये वाले हो गए अपने 8 और ये हो गए 4, कितने हो गए? 12। फिर इस साइड में डिस्ट्रिक्ट एक तो दौसा है। फिर जयपुर के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दूदू, कोटपुतली, बहरोड। जयपुर खुद है वो हट चुका है, ये हटने के बाद इसमें 4 नए नाम आगे वो ऐड करेंगे अपन। अजमेर के कितने हिस्से हो गए? अब अजमेर 3 में काउंट होगा, एक अजमेर, एक ब्यावर, एक केकड़ी के अंदर। हालांकि केकड़ी में कुछ टोंक का हिस्सा भी लिया है,
लेकिन यहाँ कोई जिला समाप्त नहीं हुआ है, अजमेर अब भी है। तो अब अजमेर में दो नए और हो गए इसके अलावा, एक ब्यावर काउंट होगा और एक केकड़ी, जबकि अजमेर की काउंटिंग भी अजमेर के रूप में रहेगी अभी, और एक टोंक। तो ये जो दो थे अब ये कितने में काउंट होंगे, ये 4 में काउंट होंगे। और अकेला जयपुर 4 और एक दौसा कितना हो गया, 5। तो 5 और 4 9 डिस्ट्रिक्ट इधर हो गए। तो 9 और 8 17, 17 और 4, तो इसमें लाभान्वित जिले कितने हैं, 21। इसका मीनिंग अपने वो पुराने वाले जो जिले हैं वो याद होना जरूरी है, क्योंकि जो नए डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं वो नया कोई भी नया नहीं है, वो पुराने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं के जो पार्ट अलग किए गए उन्हीं को ही काउंट करवाया गया। तो मीनिंग पुराने वाले जिसमें एक तो अपना एबीसीडी वाले फॉर्मूले इससे याद होगा, और इसके साथ में किसको जोड़ना है, अब इनमें जो नए ऐड हुए हैं वो आगे जोड़ लेंगे अपन। जैसे एक तो इससे खैरथल तिजारा, एक भरतपुर से डीग, एक करौली और सवाई माधोपुर से, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो 3 तो इसमें नहीं आएंगे। इसमें कोई भी नया नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा और ये एज इट इज वो है। अब जैसे जयपुर वाला पार्ट था तो जयपुर, इससे कई पार्ट अब ये खुद हटेगा, इसकी काउंटिंग नहीं ली जाएगी। और उसके आगे दौसा, तो अब इसके जितने भी पार्ट हैं ये नए वाले इसके आगे ऐड कर देंगे 4, और एक दौसा की काउंटिंग हो जाएगी 5। फिर एक अजमेर, अब अजमेर से जो अलग हुए हैं वो इसके साथ यहाँ लिख देंगे 2, और उसके साथ एक किसको लिखेंगे, टोंक। तो अजमेर में एक तो हो गया ब्यावर, एक काउंट हो जाएगा इसमें केकड़ी। तो यहाँ ये काउंटिंग 4 में ली जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको पुराने वाला पैटर्न याद है, ABCD सवाई माधोपुर, कोटा संभाग कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर एंड उसका ईस्टर्न पार्ट दौसा, अजमेर और उसका ईस्टर्न पार्ट टोंक, तो लगभग आप 21 जिले निकाल सकते हो उनसे। तो ये वाला पार्ट तो अपना कवर हो जाएगा कि इसमें डिस्ट्रिक्ट 21 कौन कौन से हैं। डैम अभी सारे सामने नहीं आए, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, नए नए जो डैम बनते जाएंगे वो करंट के एग्जाम में पूछते चले जाएंगे। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, इसके ऊपर 26 कौन कौन से बनेंगे, तब ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये इरिगेशन कमांड एरिया, ये एक फैक्ट है जो रटना पड़ेगा आपको। और पहले इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा मुद्दा पहले ये था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय महत्व की योजना यानी केंद्र सरकार की ओर से इसको शामिल नहीं किया था। तो अभी 1-2 साल पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो इसमें 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए थे। उस समय इसमें एक तो दिया हुआ था, इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, तो उस समय स्टेटमेंट ठीक था, 13 जिले ही थे। अब ये काउंटिंग कितनी मानी जाएगी, 21। एक ये दिया हुआ था, जिले 13 थे, डैम डबल डबल थे, 26। किस परियोजना में 26 बांध बनाए जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। फिर था इसका इरिगेशन कमांड एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रीय महत्व की योजना में शामिल करते हुए, और 90% फंडिंग सेंटर ने किया। तो ये 4 स्टेटमेंट थे उसमें, और उसमें था कि गलत कौन सा है, तो ये पॉइंट उस समय गलत था और यही पॉइंट अब सही है, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने MOU करके इसको 90% फंडिंग कर दी है। तो इसका मीनिंग उस समय के पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उसमें ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि मुद्दा ही ये था इसके ऊपर। इस कारण उन्होंने दिया कि इसको अनुमति दे दी गई है। तो जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया उस समय मुद्दा यह था कि शामिल नहीं किया जा रहा, सेंट्रल फंडिंग नहीं कर रही थी, इस कारण ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। लेकिन प्रेजेंट के तौर पे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये गलत है, अब 13 नहीं, जिले किस में कितने काउंट होंगे, अब 21। हालांकि कोई नया नहीं है, लेकिन काउंटिंग या फैक्ट चेंज हो गए, अब 13 की जगह 21 यूज करेंगे। तो एक तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया, तो ERCP में स्टार्टिंग में लिखिएगा ERCP का मीनिंग क्या है, इसमें लिखिएगा ERCP इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर राजस्थान स्टेट। ERCP राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ERCP is an ambitious project for Rajasthan state. ERCP is an ambitious project for Rajasthan state. ERCP राजस्थान के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। मानसून के दौरान, इससे में कंटिन्यूस लिखे, मानसून के दौरान
फिर इन नदियों के नाम लिख दीजिए। कुन्नू, कुराल, काली सिंध, चाकण, पार्वती एवं मेज के अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर में वितरित किया जाएगा। So ERCP is an ambitious project for Assam state. Under this project, this surplus water of Kunnu, Kural, Kali Sindh, Chakan, Parvati, and Mez rivers. Under this project, this surplus water या excess water of Kunnu, Kural, Kali Sindh, Chakan, Parvati, and Mez will be supplied into Chambal, Banas, Banganga, and Gambhir during monsoon season. Under this project, this surplus water या excess water Kunnu, Kural, Kali Sindh, Chakan, Parvati, and Mez rivers will be supplied into Chambal, Banas, Banganga, Gambhir river during monsoon season. तो इस परियोजना में कुन्नू, कुराल, काली सिंध, चाकण, पार्वती और मेज का अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर में वितरित किया जाएगा। यानी जो मुख्य नदियां, उन मुख्य नदियों में सप्लाई किया जाएगा जिनमें पानी की कमी आ रही है, क्योंकि मेन रिवर्स के ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। जैसे चंबल पे 4 डैम है, बनास के ऊपर भी जो डैम है जिसमें मुख्यतः बिशलपुर में कमी रहती, तो जिसमें बिशलपुर में लिखवाया भी था मैंने आपको कि इसको ERCP प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, और जो अतिरिक्त पानी होगा वो किस में छोड़ा जाएगा, इस सरदार डैम के। तो ERCP प्रोजेक्ट है वो ये। अब इस प्रोजेक्ट में जो टारगेट या लक्ष्य रखे हुए हैं वो क्या है, तो अभी जो फैक्ट बताए थे मैंने, लक्ष्य में कि इसमें 21 जिलों को लाभ दिया जाएगा। कितने बांध बनाए जाएंगे, 26। इरिगेशन कमांड एरिया कितना रहेगा, 28, यानी 2.8 लाख हेक्टेयर। अब लिखिएगा ERCP के लक्ष्य, टारगेट ऑफ ERCP। तो ये है कि प्रोजेक्ट क्या होगा। तो प्रोजेक्ट इसकी सहायक नदियों में जो अतिरिक्त पानी, यानी जो बाढ़ का पानी होगा, उसको मुख्य नदियों में वितरित करना है। अब लिखिए टारगेट ऑफ ERCP के जो लक्ष्य हैं वो क्या है। तो एक टारगेट तो है कि 26 बांधों का निर्माण करना, तो लक्ष्य में 26 बांधों का निर्माण। तो 26 डैम्स आर प्रपोज्ड ऑन ERCP। ERCP के लिए 26 बांध प्रस्तावित हैं या 26 बांधों का निर्माण। तो एक तो ये लक्ष्य रखा गया, 26 डैम है, इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब इतने बांध बना के फिर लाभान्वित जिले कौन कितने होंगे, या फिर इरिगेशन कमांड एरिया लिख दो पहले। सिंचित क्षेत्र, इरिगेशन कमांड एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर। तो ये इरिगेशन कमांड एरिया रखा हुआ है। इरिगेशन कमांड एरिया के बाद में लाभान्वित जिले, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट, लाभान्वित जिले 21 डिस्ट्रिक्ट्स, 21 जिले, ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड डेटा 13 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी पुराने डेटा में कितने थे, 13 जिले। इसका मीनिंग कोई पुराना क्वेश्चन निकालो तो उसमें समझ जाओगे कि 13 पहले ठीक था।
13 को किसी ऑप्शन में ठीक माना हुआ है, तो क्यों माना हुआ है? क्योंकि स्टार्टिंग में 13 ही थे इसमें। तो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट 21 ब्रैकेट में ऑल डेटाज में लिख दीजिए, यानी पुराने आंकड़े में 13 जिले। अब ये 21 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो ये 21 डिस्ट्रिक्ट जो डिजिट आपने लिखा है उसी के जस्ट नीचे हैं। एक तो जहां कोई चेंज नहीं हुआ है वो लिख दो, पहले कोटा संभाग लिख दो। अब कोटा डिवीजन का मीनिंग क्या है वो सारे काउंट कर लो। कोटा संभाग का मीनिंग है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो एक तो ये हाड़ौती वाला जहां नो चेंज रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कोटा संभाग में काउंटिंग है 4 की। फिर अपना भरतपुर संभाग वाला जिसमें एक अलवर को भी लेके चलना है, तो ABCD। तो एक तो ABCD वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ये लिखो पहले। इनका मीनिंग है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर प्लस इसमें ऐड कौन सा करना है? सवाई माधोपुर। ABCD प्लस सवाई माधोपुर। तो एक तो ये एकीकरण का पहला चरण हो गया, मत्स्य यूनियन, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर। अब इसमें जो नए जिले बने हैं इनसे उन न्यू डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट कर दो। यानी अब इनमें जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से? तो नए जिले इसमें, तो एक तो अपना अलवर का हिस्सा जो अलग निकला है, खेरथल, तिजारा। एक भरतपुर का पार्ट जो कि डीग के नाम से। एक करौली सवाई माधोपुर का पार्ट, गंगापुर सिटी। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ 3 काउंटिंग और बढ़ गई है। हालांकि पुराने वाली काउंटिंग में कोई भी कम नहीं हुई है, वो काउंटिंग सिर्फ एक जयपुर में कम होगी। अब इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके बाद वाले जिलों में एक तो जयपुर, जयपुर और दौसा। अब जयपुर है ये काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। अब जयपुर के जो नए पार्ट बने हैं उसमें जयपुर सिटी, जयपुर रूरल एरिया यानी जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दूदू, कोटपुतली, बेहर रोड। इसका मीनिंग यहाँ 4 नई काउंटिंग, लेकिन अब ये काउंटिंग में नहीं होगा। तो ये कितने हो गए? 4 तो ये और एक दौसा, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये सभी न्यू में काउंट होंगे आपके आगे वाले। ये न्यू डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद में एक था अपना टोंक, और टोंक के बाद में एक था अजमेर पार्ट। तो अजमेर तो अब भी काउंटिंग में, लेकिन अजमेर के साथ अब 2 नए और आ गए, एक तो ब्यावर और एक केकड़ी। तो अब इसमें ब्यावर, केकड़ी ये दोनों न्यू डिस्ट्रिक्ट में। और नए डिस्ट्रिक्ट 4 तो ये जयपुर वाले पार्ट आ गए, 2 अजमेर वाले आ गए 6, और एक स्टार्टिंग वाले उनमें 3 में वो आ गए 9। तो 9 नए जिले बन गए, लेकिन पुराने वाले में से एक हट चुका है। तो जो 13 थे उनमें से एक हट गए, इसका मीनिंग वो कितने बचे फिर? 12, और 12 में 9 नए ऐड हो गए। तो इसका नहीं, काउंटिंग कितनी होगी? जो 12 दिख रहा है उसका उल्टा कर दो, काउंटिंग 21 हो गई फिर। अब इन 21 डिस्ट्रिक्ट को अगर राजस्थान के मैप में अगर आप देखें,
तो ये डिस्ट्रिक्ट ये है, एक तो ये पार्ट है पूरा यहाँ तक, कोटा इटस तक सवाई माधोपुर, फिर ये कोटा संभाग ये है पूरा। इस साइड में देखा जाए तो अजमेर से ब्यावर तक का ये हिस्सा है, अजमेर से ब्यावर और टोंक वाला पार्ट ये, और ये पार्ट है जयपुर के आसपास वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो। तो अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो अब ये समझ में आएगा एआरसीपी क्यों है, क्योंकि ये मोस्टली ईस्टर्न राजस्थान को कवर करता है। तो इस कैनाल प्रोजेक्ट या नहर परियोजना, इन 26 बांधों की जो कनेक्टिविटी को नाम इसलिए कैनाल प्रोजेक्ट को ईस्टर्न राजस्थान इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें मुख्य लाभान्वित जो जिले हैं वो राजस्थान के ईस्टर्न पार्टी है। तो इस कारण ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के रूप में, जो मुख्यतः चंबल और उसके ट्यूबट्री से जुड़ी हुई है, चंबल और उसके सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है मेन प्रोजेक्ट ही। अब इसके उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट के, तो लक्ष्य तो ये है इसमें कि इसमें 26 डैम को बनाना, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट 21 जिलों को लाभ देना, और मुख्यतः इरिगेशन कमांड एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करना। और अब इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो लिखिए, ये तो इसके टारगेट्स हैं। कौन से वाला? ये वाला। जब 2 घंटे की क्लास होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब 4 घंटे की होती है तो आलस्य की अनुभूति होती है। भाई ये फेर 4 घंटे की क्लास का नहीं है, समय का है। समय का है मीनिंग अभी आप फाउंडेशन बैच में हो, तो इसलिए आपके लिए गर्मियों में 6 घंटे भी मुश्किल है, और छाछ राबड़ी और दोपहर के खाने के बाद और भी मुश्किल है। और यही क्लास अगर आरएस मेंस की होती तो 12 घंटे बाद भी आपको ये लगता है कि काश कोई मास्टर 2 घंटे और पढ़ा दे। तो मीनिंग है फिर सारा समय का है, आपकी गलती नहीं है इसमें। आईजीएनपी से पहले उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी उर्वरता थी जब वहां कुछ होता ही नहीं था? मीनिंग किसने लिखा है क्वेश्चन? चिट्ठी किसकी है? पूछना क्या चाहते हो इसमें? आईजीएनपी से पहले उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कौन सी उर्वरता थी जब जब तो वहां कुछ होता ही नहीं था? मीनिंग आईजीएनपी से पहले वहां कुछ उत्पादित नहीं होता था कि उर्वरता कम हो गई, वो लिखवाया वो पॉइंट क्या? तो भाई एआरसीपी से पहले जो लैंड फर्टिलिटी थी वो उपजाऊ थी, जिसमें मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ की बात होती है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ की जमीन उतनी क्वालिटिव नहीं है। भाई एग्रीकल्चर में दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वांटिटिव और एक होती है क्वालिटिव। तो हमने क्वांटिटिव तो ग्रोथ की है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज आ गई हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया है, तो हमने प्रोडक्शन या जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है उसको हमने इंक्रीज किया है। लेकिन अनाज की जो क्वालिटी पहले जो थी वो नहीं है। जमीन का जो उपजाऊपन पहले था, जिसमें बिना फर्टिलाइजर के भी प्रोडक्शन पॉसिबल था घग्गर बेसिन के अंदर, अब वो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग लैंड फर्टिलिटी पहले की तुलना में अब कम हो गई है। तो मीनिंग है कि पहले नेचुरल फर्टिलिटी ज़्यादा थी, अब जो फर्टिलिटी है वो कंप्लीटली हम केमिकल पे डिपेंड हो चुके हैं। हाँ जी, अब इसके उद्देश्य लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स। अभी टारगेट लिखवाए थे इसके। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में उद्देश्यों में लिखिएगा
पूर्वी राजस्थान में जलापूर्ति या पेयजल आपूर्ति। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन ईस्टर्न राजस्थान या फॉर ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति। तो एक तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये रखा गया। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए जलापूर्ति, वाटर सप्लाई फॉर ईस्टर्न राजस्थान फॉर इरिगेशन पर्पज। पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए जलापूर्ति या ड्रिंक या वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन। उद्योगों के लिए जलापूर्ति, या इसमें डीएमआई से लिख दो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा को जलापूर्ति। औद्योगिक गलियारे को तो वाटर सप्लाई फॉर डीएमआईसी, तो ये इंडस्ट्रीज में आएगा आपके डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वाटर सप्लाई फॉर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजस्थान की इंडस्ट्रीज भी आती, तो इसमें जो मेन इंडस्ट्रीज जिनमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो सप्लाई डीएमआईसी से जाएगी, सॉरी ईआरसीपी से जाएगी। तो शुरुआती लक्ष्य एक बार के लिए ये बताएं, बाकी प्रोजेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और बढ़ जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे बड़े डैम बन जाएं जिन पे हाइड्रो पावर भी पॉसिबल हो, लेकिन अभी एक बार हाइड्रो पावर की बात नहीं हुई। जैसे इसकी डिटेलिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, डीपीआर जैसे तैयार हो जाएगी, उसके बाद अगर हो सकता है कोई बहुत बड़ा डैम है तो उस पर हाइड्रो पावर की बात भी हो, क्योंकि 26 डैम है तो कहीं ना कहीं तो ये तय है कि कोई बड़ा डैम होगा। उन 26 बांधों में भी जिसका वाटर फ्लो आगे की ओर तेज होगा उस पर टर्बाइन यूनिट लगा के, और जैसे चंबल के ऊपर हाइड्रो पावर जनरेट की जा रही है गांधी से, राणा से, जवाहर से, तो हो सकता है इन 26 बांधों में भी कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर जनरेट की जाएगी, लेकिन अभी मेन ऑब्जेक्टिव्स में नहीं रखा हुआ। तो आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस होंगे थोड़े बहुत। तो जो ईआरसीपी आपने लिखा है यहाँ से फिक्स इस पे एक पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें अब चेंजेस और भी होंगे, वो आपको आगे लिखने हैं। या जब भी अपडेट हो जाएगा और आपकी क्लासेज अगर कंटिन्यूस चलती रही उस टाइम तक, तो उस टाइम हो सकता है अपडेट करवा दें आपको। तो जो पेज छोड़ा है ना, उस पेज छोड़ा है उसमें एआरसीपी और अपडेट ये लिख के छोड़ दीजिए ताकि ये समझ में आ जाए, वरना ये लगेगा कि ये गलती से छूट गया है और एक निश्चित समय बाद फाड़ के फेंक दोगे आधे जने तो इसको। हाँ जी, अब ये दोनों प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट हो गए हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आपको ध्यान हो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया था कि बहुउद्देश्य परियोजना ये दो पार्ट हैं, एक तो नदी घाटी परियोजनाओं पे रिवर वैली प्रोजेक्ट के रूप में, और एक कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहर बहुउद्देश्य परियोजना। अब राजस्थान के जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बचे, अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिसमें फैक्ट के रूप में, उसमें परियोजना का नाम और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम। जनरली प्रीलिम्स में क्वेश्चन उनसे अधिक आते हैं। अभी तक यहाँ तक जो करवाया आपको, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आईजीएनपी की लिफ्ट कैनाल, जो आपको बताया भी था मैंने, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं 50 वर्ड में। आईजीएनपी की लिफ्ट कैनाल
लिफ्ट नहर, जिनकी काउंटिंग कितनी बताई थी? 7। एक नया प्रोजेक्ट ERCP, ये आपके लिए नया, इससे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर बाद में क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। लास्ट वाले जो फैक्ट लिखवाएंगे आपको, इन चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पॉइंट नंबर C लिखवाया था, अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें परियोजना का नाम दिया जाता है आपको। प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके सामने डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इन जिलों के नाम दिए जाएंगे जिसमें आपको सुमेलित करवाए जाएंगे प्रोजेक्ट और जिलों को। तो ये वाले क्वेश्चन जो C लास्ट वाला पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या अभी तक चैप्टर जो करवाया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो IGNP, और एक अपडेट में से अगर पूछेंगे तो ERCP से पूछ सकते हैं। तो चैप्टर का लास्ट पार्ट हेडिंग डालिएगा, अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो चैप्टर को स्टार्टिंग में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने। एक तो सिंचाई के साधन, सोर्स ऑफ इरिगेशन, दूसरा था सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, और लास्ट पार्ट था अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, तो अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में अन्य महत्वपूर्ण जो परियोजना है, उसमें ज्यादातर परियोजना आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्व की तरफ है, यानी साउथ और ईस्ट वाले पार्ट में इसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, और इसमें भी मुख्यतः कोटा संभाग में। क्यों? आपको ध्यान होगा रिवर्स वाले चैप्टर में मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़ में डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, और डिवीजन के अकॉर्डिंग, संभाग के अकॉर्डिंग सर्वाधिक नदियां कोटा में। तो नंबर ऑफ रिवर्स प्रेजेंस ज्यादा है इधर, और जिस और नदियां अधिक होंगी तो वहां परियोजनाएं अधिक बन सकती हैं। जबकि राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ रिवर्स कम है, तो इस एरिया में कैनाल्स अधिक बनी हुई है। इसका मीनिंग डैम कहीं और बने हुए हैं, वहां से वाटर लिंक निकाले गए, जैसे इधर से गंग, IGNP, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, नर्मदा कैनाल। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ सिंचाई का जो मुख्य साधन है नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, वो है कैनाल प्रोजेक्ट। जबकि राजस्थान के साउथ ईस्ट में इरिगेशन का जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो है डैम प्रोजेक्ट्स। तो इधर नदी घाटी है, बांध परियोजनाएं अधिक हैं, और इधर कैनाल प्रोजेक्ट अधिक है। तो राजस्थान का ये वाला जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर ये वाला एरिया सबसे आगे रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो अपन अभी लिखेंगे, उसमें लगभग 50 से 60% कोटा संभाग के रहेंगे, यानी कोटा के, बूंदी के, बारां के और झालावाड़ के। तो ये जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक तरफ प्रोजेक्ट का नाम होगा, परियोजना का नाम होगा, सामने उसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जिला रहेगा। शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां एक नए नए बच्चे को ले जाकर उसके मम्मी पापा एडमिशन दिलाते हैं मेडिकल के लिए, RS नहीं, वहाँ मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए। उस नव या नए बच्चे का, नव का मीनिंग होता है नवीन, तो उस नव बच्चे का नाम है हरीश चंद्र। अब हरीश चंद्र ने क्या किया, लॉकडाउन में अपने बाल बढ़ा रखे थे, तो घर वालों को यह लगा भाई अब मेडिकल की तैयारी करेगा या हरीश चंद्र अपने बाल संभालेगा। भाई संभलेगा एक, या तो बाल संभलेंगे या किताबें संभलेंगी। तो उन्होंने जैसे ही हरीश चंद्र का एडमिशन करवाया, उसके बाद इसको गोपालपुरा लेके गए। कोटा में भी गोपालपुरा आता है, वहां नाई की दुकान पे बैठा के और नाई की तरफ इशारा किया कि टकली। तो हरीश चंद्र को गोपालपुरा में नाई की दुकान पे बैठाई, क्या निकलवाई? टकली। एक प्रोजेक्ट आता है तकली, हालांकि इंग्लिश में T से स्टार्ट होगा, टकली ज्यादा पढ़ोगे, तकली कम पढ़ोगे इसको। ये तकली प्रोजेक्ट, टकली निकलवाती हरीश चंद्र की आंखों से क्या निकले? आंसू, क्योंकि बच्चे ने मेहनत से बढ़ाए थे। और कई बार बचपन में होता भी ऐसे, घर वाले छोटे करवा देते हैं। लड़कियां चाहती है बाल छोटे करवा दिए जाएं, और लड़के चाहते हैं बढ़ा लिए जाएं, अपोजिट गुण आ रहे हैं। तो जैसे टकली निकलेगी तो हरीश चंद्र की आंखों से आंसू निकले, जिसको हम कहेंगे सावन भादो। जैसे सावन में बादल बरसते हैं ना, वैसे सावन और भादवे के अंदर भाद्रपद महीना होता है, इसको बोला गया सावन भादो परियोजना। तो टकली निकलती आंखों से क्या निकला? सावन भादो, और आंखें हुई आली। आली का मीनिंग गिल्ली, तो गिल्ली की जगह ये मत कर देना गिलनिया, आली से याद रखना आलनिया प्रोजेक्ट। यहाँ गड़बड़ हो सकती है कहीं कि आंखों से सावन भादो यानी आंसू निकलते, आंखें क्या हुई?
तो बाद में गिलनिया हो जाएगा, आलनिया प्रोजेक्ट है। तो ये जितनी भी घटना है हरिश्चंद्र के साथ, तो नव यानी नवीन हरिश्चंद्र, तो नव से एक डैम है नवनेरा, ये काली सिंध का प्रोजेक्ट है। तो कुछ एक जो प्रोजेक्ट है उनमें नदियों को हाईलाइट किया हुआ है, उसमें अपन भी लिखेंगे। और अधिकांश जो प्रोजेक्ट हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया हुआ वो स्थानीय नालों पे बने हुए हैं, छोटी नदियों पे बने हुए हैं, जिनका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन परियोजनाओं के इंपॉर्टेंस होते हैं ये। तो इसके अंदर ये है नव हरिश्चंद्र को, यानी नवनेरा हरिश्चंद्र को कहाँ ले जाया गया, गोपालपुरा। वहां क्या निकलवाई, टकली, और आंखों से क्या निकला, सावन भादो, और आंखें क्या हुई, आली। तो हरिश्चंद्र की पूरी घटना उसके साथ कहाँ हुई, कोटा। ये सारे प्रोजेक्ट कोटा के। तो एक तरफ प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, सामने डिस्ट्रिक्ट सब में सेम है कोटा। तो इसमें नवनेरा डैम, नवनेरा बांध या नवनेरा प्रोजेक्ट लिख दो, चाहे नवनेरा परियोजना। हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, तकली प्रोजेक्ट, यानी जो टकली बोलोगे वो तकली प्रोजेक्ट। टकली निकलते ही क्या, आंखों से सावन भादो। आलनिया। तो इसमें नवनेरा डैम, हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, और लास्ट में आलनिया। स्टार्टिंग से लेके और लास्ट वाले प्रोजेक्ट तक कोटा है। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट में लिख दो कोटा, फिर एक लास्ट में एक बार और लिख दो कोटा, यहां से यहां तक पूरा कोटा। सर नवनेरा बांध अभी अगस्त में पूरा हो जाएगा। ये आगे क्या लिखा है इस पर, एआरसीपी से संबंधित है। अच्छा, यह भी एआरसीपी से संबंधित है, और इसमें डीपीआर तो तैयार नहीं हुई है। डीपीआर का मीनिंग, इसमें एआरसीपी के कुछ जो प्रोजेक्ट है जो राजस्थान को लगाना था, उसके तहत उस बजट से ये बांध बन रहा है, यानी जो 10% है वो स्टेट को भी तो लगाना है। तो इस पे राजस्थान ने अपने बांध पहले, डिटेल्ड प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है, इसके ऊपर जितने पूरे जो डैम बनेंगे, जितनी परियोजना जो है ये कितनी बड़ी है, और कौन कौन से क्षेत्रों को पानी का वितरण किया जाएगा, वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। एक तो मीनिंग सामान्य सा है कि भाई आप पढ़ना स्टार्ट करो, फिर एक दिन आप अचानक है प्लानिंग बनाओ कि आज के बाद मैं एक प्लानिंग के साथ पढ़ूंगा, फिर उस दिन आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखोगे कि मैं इस टाइम ये सब्जेक्ट इतने महीने में ये कंप्लीट कर लूंगा। तो इसका मीनिंग है पढ़ तो आप पहले भी रहे थे, उस दिन आपने प्लानिंग की, तो इसका मीनिंग वो प्लानिंग के बाद। तो इसका मीनिंग डीपीआर का मीनिंग है गवर्नमेंट ने अब एमओयू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी ने, तो अब इसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, क्योंकि उनको भी फंडिंग करना है, तो उनको फंडिंग करने के लिए जैसे स्टेट है अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, तो स्टेट जब प्रोजेक्ट बनाता है तो स्टेट अलग अलग चरणों में बनाता है, तो वो छोटी छोटी डीपीआर करवाता रहता है कि अभी एक साल में हम क्या करेंगे, इस बजट में क्या करेंगे। तो उसके अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं होती कि इस साल हम ये एक डैम बनाएंगे, 2 साल बाद जब भी ठीक बजट होगा तो इसके आगे एक डैम और बना देंगे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करता है और बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर पूरी डीपीआर तैयार होती है, क्योंकि उसमें अकेला सेंटर नहीं है, 2 स्टेट और भी जुड़े हुए हैं, या अकेला राजस्थान नहीं है, उसमें सेंटर और एमपी भी जुड़ा हुआ है। तो इस कारण वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। अब जरूरी नहीं होता डीपीआर तैयार नहीं होगी उससे पहले काम ही स्टार्ट नहीं होगा, काम चल रहा है ईआरसीपी के ऊपर। नवनेरा डैम उसी का पार्ट है। ईसरदा जो डैम है उसके कैचमेंट एरिया को बढ़ाया गया, तो ईसरदा का बांध भी, ईसरदा जो डैम है उसका निर्माण कार्य भी, यानी रिकंस्ट्रक्शन भी कई सालों से चल रहा है।
तो वो भी ईआरसीपी के अंडर में है। बिसलपुर डैम है तो बिसलपुर डैम का कैचमेंट एरिया भी धीरे धीरे और कवर किया जाएगा, तो इसका निर्माण कार्य भी ईआरसीपी के तहत और भी बड़ा किया जाएगा इसको। तो ये कोटा वाला तो ये हो गया अपना। हरिश्चंद्र वाली कहानी से याद रखना कि नव हरिश्चंद्र कहाँ ले जाया गया, गोपालपुरा, क्या निकलवाई टकली, आंखों से सावन बादो और आंखें हुई आली आलनिया। अब बूंदी के कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो बूंदी में किसी ने कहा कि जीजे जीजी सीएम बन गई, तो जीजे ने खुश हो गया, कहा क्या कहा जीजी, जीजे को कहा जीजे जीजी सीएम बन गई, तो उसने कहा कि तो फिर बांटो बूंदी, सीएम बन गई तो क्या बांटनी है। तो ये सब प्रोजेक्ट बूंदी के हैं यहाँ से लास्ट तक। तो इसमें जी से जिग जैग, तो एक डैम है जिग जैग डैम, नाम रखा गया है इसका जिग जैग। तो राजस्थान में जिग जैग डैम कहाँ है, बूंदी में। जैसे है ये झील भी मानते हैं और इसको बांध भी मानते हैं, जैत सागर। जी से एक प्रोजेक्ट है गुढ़ा प्रोजेक्ट, गुढ़ा परियोजना। एक है गरदड़ा परियोजना, ये एग्जाम में कई बार आता है गरदड़ा। सी से चाकण, जो चंबल की सहायक नदियों में लिखवाया था, चाकण। एम से है मेज, एक आपको ध्यान होगा कि बनास की सहायक नदी पर आता है, वो आता है मेजा। ये मेजा एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला कोठारी वाला है, कोठारी नदी, ये भीलवाड़ा में आएगा। जबकि जो मेज बांध है या मेज परियोजना है, ये मेज नदी पे ही है, ये अपने ही नाम से रिवर होती है, तो इसमें पूछते ही नहीं है मेज परियोजना किस नदी पे, मेज पे ही है। जबकि मेजा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेजा कोठारी का पार्ट। तो इसके अंदर है जीजे में जी से जिग जैग, जे से जैत सागर, जी से गुड्डा, जी से गरदड़ा, सी से चाकण, एम से मेज। कि जीजे जीजी सीएम, तो फिर क्या बटेगी, बूंदी। इसमें एग्जाम में गरदड़ा ये ज्यादा पूछा जाता है, और एक ये डैम भी भीलवाड़ा भी अधिक आता है, मेजा डैम। ये यहाँ से लेके 12 तक ये तो है बूंदी में, लास्ट में नोट में जो लिखा हुआ है वो भीलवाड़ा में है, मेजा डैम। ब्रैकेट में लिख देना ऑन कोठारी रिवर, ये कोठारी नदी पे है भीलवाड़ा। सर बीजेपी ने 400 पार कहा था लेकिन 300 भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके फेलियर का रीजन क्या है। फेलियर नहीं है, प्लानिंग है। ये चुनाव को मैनेज करने का एक तरीका होता है कि जब 400 वाला आंकड़ा इनके ऊपर इतना भारी कर दो कि 400 नहीं बनाने देंगे इनको, क्योंकि 400 नहीं तो कम से कम 300 तो बनाएंगे।
और ये देखो मेरे को सरकार का फेलियर और इसका पास होना ये कम है, ये जनता का टेस्ट मेरे को ज्यादा लगता है। जैसे किसी एक आदमी को 10 साल मिठाई मिठाई खिलाओ, एक दिन वो डायबिटीज से मर जाएगा। तो इसका मीनिंग आदमी हर 5 साल और 10 साल बाद चेंज चाहता है। उसको चेंजेस हमारे राजस्थान में तो हर 5 साल बाद चाहिए अपने को। अपने शादियों में देख लो, पहले तो अपन मिठाई वाली पे और बाद में पूड़ी वाली पे। तो इसका मीनिंग है कि सेम ऐसे ही इस सेंटर में भी अगर चाहे कितनी भली गवर्नमेंट हो, 10-15 साल अगर आ जाएगी तो उसके बाद में कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बननी है जिससे एक वर्ग उससे नाराज होगा। तो इसका मीनिंग अपोज में उसी के ही आएंगे जो काम करेगा। हाँ, अब बताओ कि सर आप किस तरफ हो? मैं लोकतंत्र की तरफ हूँ। जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। और व्यक्तिगत राय ये है कि कोई भी सरकार इतनी हावी नहीं हो, गवर्नमेंट एक बैलेंस हो और अपोजिशन भी एक प्रभावशाली हो। तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो तो भी अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, भाई गवर्नमेंट को एक तरफा भारी नहीं होने दे, और वो अपनी जो काम की पॉलिसी है वो बनाता रहे। और एक तरफ सरकार का बहुत अधिक भारी या हैवी होना, इसका मीनिंग फिर लोकतंत्र के ऊपर फिर चोट हो सकती है, जैसे ही पहले कुछ हुई है कुछ समय से। तो वैसे देखा जाए तो मोदी जी से अच्छा इस समय ऑप्शन है भी नहीं देश में। भाई अपोजिशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि अपोजिशन को जनता ने, ये सिर्फ एक आईना है बीजेपी को जो दिखाया है कि भाई अकेला एक गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं है। अगर जनता चाहे तो अब ये जो 225 या 230 जो अटक रहा है, तो इसमें 25-30 का हेरफेर कभी भी कर सकती है, उधर से 25 निकाल के इधर कभी भी दे सकती है। तो इसका मीनिंग है कि अब सिर्फ एक आईना है, और इस बार समझ में नहीं आया तो अगली बार पिक्चर सामने आएगी। तो इसका मीनिंग है गवर्नमेंट वो हो जो प्रभावशाली हो, अब वो चाहे कांग्रेस हो चाहे। अब कई कहते हैं, जैसे जनरली कई स्टूडेंट या कई हमारे पास पड़ोसी परिवार वाले भी कहते हैं कि नहीं 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 कांग्रेस ने क्या किया। तो इसका मीनिंग देश तो कांग्रेस ने भी चलाया है। भाई कांग्रेस का भी अपना एक टाइम रहा है, एक आयरन लेडी रही हैं जिनका शासन आज तक भी पूरा विश्व तारीफ करता है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है, देखो देश है वो सरकारों से नहीं चलता है, देश सिस्टम से चलता है। सिस्टम होता है सरकारी तंत्र। भाई सिस्टम ये है कि मीनिंग, सिस्टम का मीनिंग ये है कि वो चुने हुए व्यक्ति हैं वो सिर्फ 545 या 550 हैं, जबकि गवर्नमेंट सिस्टम जो है, जो अधिकारी हैं चलाने वाले वो हैं। नेता तो जो हम भेजते हैं उसमें आधे से ज्यादा तो मूर्ख भेजते हैं। भाई चंद्रयान पहुंचने के बाद कहते हैं सारे व्यक्ति सकुशल पहुंच गए हैं। और पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं, और पृथ्वी पे लौटने के बाद उनका स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। ईश्वर जाने, अपने तो आओ बहुउद्देश्य परियोजना काम आएंगे अपने। देखो राजनीति वो जो समझ में नहीं आए वही राजनीति है। ये जनरेटर किसने चलाया? तो अब इन हाड़ौती, ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट के बाद में राजस्थान के हाड़ौती वाले इस एक जिला इस साइड में आएगा 12। तो 12 में प्रोजेक्ट कौन से हैं, और एक इसके बाद में सदन वाला एक डिस्ट्रिक्ट रहेगा झालावाड़। तो 12 वाले प्रोजेक्ट में हम लेते हैं बेबी पर आधी लस्सी है। बेबी यानी बच्चा। बेबी जानू सोना मोना वो नहीं है ये। बेंथली। बी से बिलास, पर से परवन, आधी से इसे याद रखना अंधेरी।
लस्सी से एक प्रोजेक्ट है लाहसी परियोजना, एक है से हथिया देह। ये कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट हैं जो अपने इकोनॉमिक रिव्यू में दिए हुए हैं, परवन, लाहसी और हथिया देह प्रोजेक्ट। तो 12 की जो परियोजना आने वाले टाइम में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है यहाँ से। 12 की वैसे सारी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में ये वाले हैं जो राइट टिक किए हुए। बेंथली, बिलास प्रोजेक्ट अकेला 12 का नहीं, इसमें कोटा भी ऐड करना, यानी 12 तो सब में लिखना, 12 सब में कॉमन है। परवन वाले में कोटा भी रिपीट करना है और इसमें झालावाड़ भी लिखना है। परवन के अंदर ये 12 के साथ ये दो ऐड करने हैं। बाकी परवन तीनों जिलों में से नहीं, हाड़ौती का बूंदी शामिल नहीं है परवन में, बूंदी को छोड़ के पूरा हाड़ौती, यानी कोटा, 12 और झालावाड़। और तीनों लिखने के बाद में झालावाड़ को अंडरलाइन करके राइट टिक करना। ये झालावाड़ में रिपीट भी करेंगे क्योंकि मेन प्रोजेक्ट परवन है वो झालावाड़ का है। तो 2021 में पूछा गया था कि परवन मुख्यतः कौन से जिलों के लिए, तो पहले ये केवल झालावाड़ के लिए था, इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करके 12 और कोटा को भी ऐड कर दिया गया। तो 2021 में यही था कि परवन से लाभान्वित जिले कौन से होंगे, तीनों ग्रुप में एक साथ दिए हुए थे बूंदी को छोड़कर। तो इसमें 12 तो है, साथ में कोटा और झालावाड़ भी रहेगा, 12 इन सब में है। बिलास में 12 के साथ कोटा ऐड करना है, परवन में बूंदी छोड़ना है, बाकी सब ऐड करना है, 12, कोटा एंड झालावाड़। झालावाड़ को राइट टिक करना क्योंकि मेन ये झालावाड़ का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है अंधेरी। नेक्स्ट हथिया देह। हथिया देह है क्या, क्या थाली वाला थे, हथिया देह। लस्सी से लाहसी परियोजना, लाहसी के ऊपर अंधेरी, परवन, बिलास और बेंथली। तो सब में एक बार तो सब में 12 लिख दीजिए यहां तक। फिर बिलास में 12 के साथ कोटा भी ऐड कर लेना, और परवन में बूंदी को छोड़ के हाड़ौती के तीनों ऐड करना है। परवन में बूंदी को छोड़ के पूरा हाड़ौती काउंट होगा, 12, कोटा एंड झालावाड़। तो पहले तो जो कॉमन है वो याद रखो, सब में 12। बिलास में एक्स्ट्रा रहेगा कोटा। परवन में बूंदी को छोड़ के बाकी तीन होंगे, 12, कोटा एंड झालावाड़। और परवन में झालावाड़ को अंडरलाइन कर दीजिए, मेन झालावाड़ है इसमें। तो पहले एग्जाम में जब पूछा गया था तो मेन झालावाड़ ही था इसमें जुड़ा हुआ, और क्वेश्चन पूछा गया सभी जिले थे ये हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, कि परवन मुख्यतः किस जिले की परियोजना है, तो उसमें आंसर क्या लिया हुआ है, झालावाड़। तो मेन प्रोजेक्ट झालावाड़ का है। अब इस पे टनल बना के, जल सुरंग बना के इन जिलों को और कनेक्ट कर दिया गया, 12 और कोटा तक। बूंदी कनेक्ट नहीं है इसमें। अब बचा लास्ट में झालावाड़। हाड़ौती के अंदर कोटा कंप्लीट हो गया, हरिश्चंद्र वाली कहानी में। बूंदी बटने वाली में जीजे, जीजी सीएम, तो जी से जिग जैग, जे से जैत सागर, जी और जी में गुड्ढा और गरदड़ा, और सीएम में सी से चाकण, और एम से मेज, और मेजा कहाँ था, भीलवाड़ा। यानी इनको 2 या 3 बार कम से कम रिपीट करोगे तब जाके धीरे धीरे समझ में आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट फैक्चुअली हैं, फैक्ट्स हैं सिर्फ ये। तो अब ये झालावाड़ वाला पार्ट बचा। इस झालावाड़ में 3 तो दोस्तों के नाम लिखे हैं जो कि मेल शब्द हैं तीनों। एक का नाम तो है राज, इसके नाम से है राजगढ़ परियोजना। राज के साथ एक भीम है, भीम से भीम सागर, और एक इनके साथ मनोहर भी है। तो राज, भीम और मनोहर। मनोहर से एक प्रोजेक्ट है मनोहर थाना। अब ये राज, भीम और मनोहर क्या करते हैं वो बताना है। तो राज, भीम और मनोहर ने
गागरोन में, तो गागरोन परियोजना का नाम गागरीन के नाम से है। गागरीन में या गागरोन में पीपल पर, पीपल से एक प्रोजेक्ट है यहाँ पीपलाद। गागरोन में पीपल पर काली चौली छापी रेवा, तो ये सारे प्रोजेक्ट के नाम हैं कि राज भीम और मनोहर ने क्या किया। गागरोन में पीपल पर काली चौली छापी रेवा, तो पर से तो अपने को पता है परवन, काली से यहाँ एक प्रोजेक्ट है काली सिंध, चौली प्रोजेक्ट से चौली परियोजना और छापी परियोजना, ये 2013 में पूछी हुई है दोनों, और ये नया प्रोजेक्ट है रेवा परियोजना। तो एक तो स्टार्टिंग वाले तीनों ये मेल नाम लिखने हैं, राजगढ़, फिर भीम सागर, मनोहर थाना, गागरीन, पेपलाद, परवन। ये गागरोन के नाम से नहीं, गागरीन के नाम से। तो जहाँ गागरोन का फोर्ट है वहीं पे है, लेकिन परियोजना का नाम गागरीन परियोजना है। तो राज भीम और मनोहर ने क्या किया, गागरोन में यानी गागरीन में पीपल पर काली चौली छापी रेवा, तो पर से परवन, काली से काली सिंध, चौली छापी रेवा। ये सारे प्रोजेक्ट झालावाड़ के हैं, सिर्फ परवन में जिले बढ़ाने हैं आपको। कौन से लिखने हैं वो ध्यान है, कोटा संभाग के, बूंदी को छोड़ के सब लिख दो। झालावाड़ के साथ कोटा एंड 12, परवन में 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे। जो भी 12 में लिखा है ना अपने, सेम वही है ये परवन। तो ये एक रिपीट किया अपने वापस, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट झालावाड़ का है। इसको चाहे वैसे तीनों में लिख दो, चाहे कोई भी एक दो, जैसे 12 में भी लिख लिया, यहाँ झालावाड़ में भी रिपीट कर लिया। परवन में झालावाड़ के साथ 12 एंड कोटा, बूंदी नहीं लिखना है, बाकी सब में झालावाड़। कंप्लीट हो गया। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, कोटा संभाग वाला। जहाँ जे सीएम, तो ये तो हो गए हमारी बूंदी वाले। बेबी पर आदि लस्सी है, कहाँ पे, 12 में। राज भीम और मनोहर ने गागरोन में पीपल पर काली चोली छापी रेवा, ये झालावाड़ के। और हरीशचंद्र को, नव हरीशचंद्र को गोपालपुरा ले जाके टकली निकलवाई, टकली, और आंखों से सावन भादो निकला और आंखें हुई आली। तो ये सारी घटना हरीशचंद्र वाली एक कोटा की। तो ये 2-3 ट्रिक्स हैं इसमें, अगर याद रह पाए तो, क्योंकि लगभग आधी परियोजनाएं आपको इनसे याद हो जाएंगी। अब इसके बाद में हाड़ौती के बाद ऊपर की ओर जाओगे तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है इधर सवाई माधोपुर, इस साइड में आता है टोंक, और इन दोनों के ऊपर इस साइड में आता है दौसा। तो ये कुछ जिले इनके ऊपर की ओर है जहाँ के कुछ प्रोजेक्ट प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहले हम सवाई माधोपुर को टारगेट करते हैं। सवाई माधोपुर के 1-2 प्रोजेक्ट आपके सुने हुए हैं, जैसे बिसलपुर का अतिरिक्त पानी किसमें जाता है, इसरदा डैम। तो एक तो इसरदा बांध परियोजना,
हालांकि डायरेक्ट इसरदा प्रोजेक्ट ये लिख दो, डैम प्रोजेक्ट के रूप में ही है। तो एक तो इसरदा है और एक पीपलदा है। अब यहाँ झालावाड़ वाले को एक बार वापस देखोगे, ये नाम देखते ही वो पीपलाद है। वहां मात्रा दा के आगे नहीं, ला के आगे। जब ये मात्रा यहाँ से उठ के आगे चली जाए, दा और दा वाले प्रोजेक्ट, इसरदा पीपल दा, तो ये दा और दा वाले प्रोजेक्ट कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो ये फर्क है इसमें। मात्रा अगर यहाँ जाती है पीपलाद झालावाड़, और पीपलदा इसरदा ये सवाई माधोपुर। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, ये चंबल का प्रोजेक्ट, जिसमें सवाई माधोपुर के साथ एक जिला और ऐड किया गया है, करौली। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको देख के कई बार गंगानगर हनुमानगढ़ आंसर कराते हैं अगर ऑप्शन में होता है। जैसे एग्जामिनर ऑप्शन दे कि जालोर बाड़मेर, गंगानगर हनुमानगढ़, और एक पूर्वी राजस्थान वाले ऑप्शन दे ये सवाई माधोपुर करौली, और एक कोटा झालावाड़, तो लगभग स्टूडेंट के आंसर रहेंगे श्री गंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि गलती से इसको आईजीएनपी समझ बैठते हैं कई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर क्या इंदिरा गांधी नाम से कोई लिफ्ट थी क्या? कोई लिफ्ट नहीं थी। इंदिरा गांधी कैनाल का नाम ही था, जबकि इस पे इंदिरा गांधी का नाम क्या है? लिफ्ट। तो ये इंदिरा गांधी नाम से लिफ्ट है वो चंबल के ऊपर आती है। तो अगर ये लिफ्ट हटा दिया जाए तब तो ये आईजीएनपी बन जाएगी, फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गई। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट है। तो ये इंदिरा गांधी के नाम से जो पानी लिफ्ट किया गया वो किसका किया गया है? चंबल का। और ये सप्लाई किया जाता है सवाई माधोपुर और करौली के उन हिस्सों में जहां हाइट वाले पार्ट, तो इस पानी को लिफ्ट करके सप्लाई किया गया, इस कारण ये लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये एक बार कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ है 2015 में, आरपीसी ने। अच्छा क्वेश्चन है। तो दो तो ये लिखे, इसरदा पीपलदा दोनों में सवाई माधोपुर। तो ये तो अपना आ भी चुका है पहले, बिसलपुर वाले या बनास रिवर में आ चुका है इसरदा पीपलदा। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसमें जो लिफ्ट जहां लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, बाकी बिना लिफ्ट के तो ये आईजीएन पे ही दिखाई देगा आपको। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, इसमें ब्रैकेट में आगे लिखो चंबल। तो एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस पे है? सतलज और व्यास पे। और एक इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट किस पे है? ये चंबल का प्रोजेक्ट। इसमें सवाई माधोपुर के साथ ऐड कर देना करौली को। तो सवाई माधोपुर तीनों में कॉमन है, लास्ट में सवाई माधोपुर के साथ करौली भी ऐड करना है। तो ये सवाई माधोपुर वाले प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब टोंक की और जो प्रोजेक्ट हैं लगभग अपने कवर हैं। जैसे टोंक वालों में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर। एक बनास की सहायक नदी और आती है जो ईआरसीपी का पार्ट भी होगी आने वाले टाइम में, गलवा। उस पर गलवा डैम बनाया गया है टोंक में। और एक टोरडी के नाम से है। वैसे अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊँटनी होती है ना, ऊँट ऊँट ऊँटनी, तो उसको टोरडी भी कहते हैं। उसके टाबर को टोरडिया कहा जाता है। तो जो टोरडी होती है, तो उसमें टोंक राजस्थान का ऐसा जिला रहा है जिसको हम कहते हैं नवाबों की नगरी। तो ये नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर है, जहाँ पहले ईद के ऊपर ऊँट की बलि ली जाती थी। जैसे जनरली ईद के ऊपर बकरे की बलि लेते हैं, तो यहाँ ऊँट की बलि का प्रचलन था जो 2014 से प्रतिबंधित है। तो इन 2014 से ये हमारा स्टेट एनिमल है, राजस्थान का राज्य पशु है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर या बाघ होता है, राजस्थान का राज्य पशु वाइल्ड एनिमल या वन्य जीवों में तो चिंकारा है, और पशुधन श्रेणी में ऊंट है। तो हमारे स्टेट एनिमल दो हैं, एक तो
पशुधन श्रेणी में ऊंट को माना गया है और वन्य जीवों में किसको माना गया है? चिंकारा। तो स्टेट एनिमल्स अगर पूछे जाए तो दो हैं अपने, एक चिंकारा और एक कैमल, दो को काउंट किया जाएगा। और पूछा जाए स्टेट एनिमल जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों में हो, तो उसमें चिंकारा ही आंसर रहेगा, क्योंकि ऊंट को वन्य जीवों में काउंट नहीं करते। और डोमेस्टिक एनिमल के अंदर हमारा राजस्थान का राज्य पशु कौन है? ऊंट। तो 2014 से ये प्रतिबंधित है। तो ऊंट की बलि का जहां से संबंध है, वहां ऊंट के नाम से बांध बना हुआ है, यानी टोरडी के नाम से। वैसे जिले के नाम में, इस बांध के नाम में भी फील हो रहा है डिस्ट्रिक्ट टोंक। तो ये टोरडी कहाँ है? टोंक। और ये दो अपने पहले पढ़े हुए हैं, बनास रिवर के अंदर लिखे हुए हैं। नदी इसमें तो है गलवा। बिसलपुर का आपको पता है कि किस नदी का है? बनास। तो ये टोंक, टोरडी सागर, ये टोंक। टोरडी सागर, ये टोंक। अब पूर्वी राजस्थान के जिलों के अंदर जैसे पीपलदा, इसरदा और इंदिरा, ये प्रोजेक्ट कहाँ के हैं? सवाई माधोपुर। इंदिरा वाले में करौली भी ऐड। और ये बिसलपुर टोंक, गलवा टोंक और टोरडी वाला ये टोंक। अब जयपुर के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है मेन दौसा। तो दौसा राजस्थान का वो जिला माना जाता है जहां सबसे पहले रेल आई थी। जैसे अपने आगरा फोर्ट से बांदी कुई दौसा की ओर सबसे पहले रेलवे ट्रैक डाला गया था दौसा की तरफ। नाम सुना होगा आपने, बांदी कुई। तो अपने आगरा फोर्ट से बांदी कुई राजस्थान के अंदर सबसे पहले रेलवे डेवलप हुआ था 1874 में। जबकि इंडिया में सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच 1853। तो भारत में पहले चली थी इससे 1853। उसके लगभग 20 साल बाद में अपने राजस्थान में थी, 20-21 साल बाद। तो जैसे ही दौसा बांदी कुई में रेल आई, तो जयपुर के राजा माधो सिंह ने कहा कि भाई मेरे को रेल देखनी है। तो इनको समझाया गया कि भाई अभी कोई राजा महाराजा नहीं जा रहे, आम व्यक्ति जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा मेरा एक पर्सनल डिब्बा वो अलग से बुक करवा दो। तो इनको समझाया गया बोर हो जाओगे अकेले। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरा रेडियो लेके जाऊंगा। तो माधो सिंह ने जिद कर ली रेल देखने की। तो रेल देखने के लिए माधो सिंह कहाँ पहुंचे? तो एक तो ये याद रखना, राजा का नाम माधो का, तो माधो के नाम से यहाँ एक जलीय क्षेत्र बना हुआ है माधो सागर। अब माधो सागर रेल देखने के लिए गए। माधो सिंह क्या देखने के लिए गए? रेल। रेल देखने के लिए गए रेडियो लेकर। यहाँ एक रोडियो सागर बना हुआ है जिसका नाम लगभग यही लिखा हुआ रहता है, रेडियो सागर। तो रेडियो सागर। तो माधो सिंह रेल देखने के लिए क्या लेके गए? रेडियो। अब जैसे ही रेल में बैठे तो अकेले थे अपने डिब्बे में, बोर हो रहे थे, रेडियो स्टार्ट किया। रेडियो स्टार्ट करते ही स्टार्ट हुई चिरमिरी और झिलमिली। यानी गाने स्टार्ट हुए किसके? चिरमिरी और झिलमिली के। ये प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर, चिरमिरी और झिलमिली प्रोजेक्ट। ये भी दौसा के अंदर। और इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ में कोयले की माइंस में भी पढ़ोगे आप ये। तो अभी अपने प्रोजेक्ट हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो माधो सागर और एक मोरेल। मोरेल आपको लिखवाया हुआ है, ये सवाई माधोपुर और दौसा दोनों के अंदर है। मेन सवाई माधोपुर को आंसर ज्यादा मानते हैं। तो इनमें एक तो सब में कॉमन डिस्ट्रिक्ट लिख दो दौसा, एक मोरेल में सवाई माधोपुर लिखकर उसको राइट टिक करना। तो माधो सिंह रेल देखने के लिए क्या लेके गए? रेडियो। और रेडियो स्टार्ट करके जब रेल में बैठे तो गाने किसके स्टार्ट हुए? चिरमिरी और झिलमिली। तो ये माधो सागर, मोरेल डैम, रेडियो सागर, चिरमिरी और झिलमिली।
इन सब में कॉमन डिस्ट्रिक्ट है दौसा। मोरेल में एक एक्स्ट्रा और लिखना, सवाई माधोपुर, और उसी को राइट टिक करना। हालांकि लोकेशन इसके दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। बाकी मेन कैचमेंट एरिया सवाई माधोपुर में आते हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है सवाई माधोपुर का आंसर में ज्यादा मानते हैं, बॉर्डर पे है। तो पिपलाद प्रोजेक्ट कहां पर है? पिपलाद, जिसमें दा और दा लास्ट में फिल हो वो तो आएंगे आपके सवाई माधोपुर, पीपल दा, इसर दा लास्ट में आ रहा है, तो पिपलाद, झालावाड़। गागरीन, ये गागरोन फोर्ट से याद आ जाएगी, गागरीन परियोजना झालावाड़। राजगढ़, तो हरिश्चंद्र को छोड़ के बाकी राज, भीम और मनोहर तीनों कहाँ के हैं? झालावाड़ के। और जीजे जीजी सीएम, ये सब बूंदी के। बेबी पर आदि लस्सी है, ये सब 12 के। बे से बैंथली, बी से बिलास, पर से परवन, आदि से अंधेरी, लस्सी से लहासी, है से हथिया दे है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपके 12 डिस्ट्रिक्ट के। और ये दौसा वाली जो कहानी है ये बांदी कोई रेल वाली है। तो माधो सिंह अपना रेडियो लेकर, या माधो सिंह रेल देखने के लिए गए क्या? रेडियो लेकर। और रेडियो स्टार्ट करते गाने किसका है? चिरमिरी और झिलमिली। तो ये माधो सिंह और उसकी पूरी कहानी रेल देखने वाली, ये कहाँ की है? दौसा की। तो जयपुर राजवंश में राजा रहे हैं माधो सिंह, तो दौसा इसके अंडर में ही था, जयपुर के। दौसा तो डिस्ट्रिक्ट के बाद में बना है। अब राजस्थान के पूर्वी जिलों में अगर हम बात करें, तो राजस्थान का पूर्वी जिला जो पहले अपने सबसे छोटे जिले में था, जैसलमेर के बिल्कुल अपोजिट आता है धौलपुर। तो धौलपुर में आपको ध्यान होगा, एक तो गंभीर की सहायक नदी बताई थी मैंने, पार्वती सेकंड, जिसको पार्वती भी कहा जाता है। तो उसी पार्वती पे एक डैम बना हुआ है, पार्वती बांध। ये राजस्थान के पूर्वी जिले में है, धौलपुर के अंदर। और इसी एरिया में एक जिले के नाम से भी परियोजना बनी हुई है। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा कि धौलपुर परियोजना या धौलपुर लिफ्ट परियोजना की से लाभान्वित जिला कौन सा है? धौलपुर है, लेकिन इसमें अच्छा क्वेश्चन रिवर का है, चंबल। तो धौलपुर लिफ्ट में किसका पानी लिफ्ट किया गया है? चंबल। तो ये चंबल का ही एक प्रोजेक्ट है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपके धौलपुर के। पूर्वी राजस्थान में एक तो पार्वती, तो याद रखने लायक ये पार्वती परियोजना ही किस जिले के? धौलपुर। दूसरे में तो जिला पता लग रहा है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, उसमें नदी याद रखना है, चंबल। पार्वती प्रोजेक्ट धौलपुर। नेक्स्ट है धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, ब्रैकेट में चंबल। पार्वती परियोजना सेकंड है, धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट ब्रैकेट में चंबल, दोनों ये दोनों धौलपुर के। तो फर्स्ट वाले को राइट टिक कर देना। पार्वती बांध परियोजना किस जिले में? पार्वती जी का स्नेह वैसे अपने छोटे बच्चे यानी गणेश जी से अधिक था। छोटे बेटे दो है ना, कार्तिकेय और गणेश जी। तो छोटे के साथ स्नेह ज्यादा था, और छोटे के प्रति स्नेह अधिक रहता भी है, प्रेम अधिक रहता है बच्चों के प्रति। तो राजस्थान के अंदर सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? अभी तक नए जिलों में तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन पुराने छोटा किसको मानते हैं? तो राजस्थान में पार्वती जी रहेंगे छोटे जिले के साथ, यानी किसके साथ है? धौलपुर के साथ। तो पार्वती जी का साथ मानना है छोटे जिले के साथ, धौलपुर। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है वो अपने अरावली के सदर्न पार्ट के कुछ प्रोजेक्ट हैं, यानी ये वाले इस साइड में हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक के कंप्लीट हो गए। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर के ईस्ट में दौसा, और राजस्थान के ईस्ट में जो धौलपुर वाला पार्ट, ये वाले पार्ट। तो इस साइड के प्रोजेक्ट जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे सारे कंप्लीट। राजस्थान में वैसे देखा जाए तो लगभग 600 से अधिक परियोजनाएं
तो कंप्लीट कर पाना तो इम्पॉसिबल है। लगभग हमें 60-70 प्रोजेक्ट याद हो तो फिर ठीक है, यानी जितने टोटल हैं उसका लगभग 10% भी याद हो जाए तो काफ़ी, काफ़ी नहीं, मोर देन है इसमें। लगभग ये 50 और 55 के आसपास प्रोजेक्ट हो जाएंगे। काउंटिंग कितनी होगी, लगभग 40 प्लस होगी ना। हालांकि नदियों में आपको डैम अलग से लिखवाए हुए हैं, वो तो कई बांध यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहे, जैसे चंबल वाले, माही नदी वाले, बनास रिवर वाले, लोनी वाले डैम, तो वो रिवर्स में अलग ही लिखवाए हुए हैं। तो अरावली का जो सदन वाला पार्ट आता है, सदन में जहाँ से अरावली स्टार्ट होती है, एक तो सिरोही, एक सिरोही के पश्चिम की ओर जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जालोर। आप इस साइड में आओगे तो मुख्य जिला जहाँ अरावली ज्यादा फैली हुई है, उदयपुर। उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर। और राजस्थान का सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बांसवाड़ा। तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट तो होंगे अरावली के पश्चिम वाले, कुछ रहेंगे अरावली के ये ईस्ट वाले। पहले हम जालौर को टारगेट करते हैं। तो जालौर में दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों के दोनों बा से स्टार्ट होते हैं। एक तो बांकली डैम प्रोजेक्ट लिखवाया हुआ है लूनी के अंदर, सोगड़ी नदी का प्रोजेक्ट, वहां पे भी इंपोर्टेंट करवाया था बांकली डैम। इसमें लिख देना सुखड़ी नदी जालौर। एक बात से एक और रहेगा यहाँ पे, वहां से बांडी सेंदड़ा। यहाँ गड़बड़ यह हो सकती है कि सेंदड़ा पाली में आता है, जबकि ये प्रोजेक्ट जालौर में आता है बांडी सेंदड़ा के नाम से। हिंदी में कई बार इंग्लिश वाला जो शब्द रहता है ना, अडय वाला, RA, तो ये सेंदड़ा की जगह सेंदरा लिखा हुआ भी आ जाता है, लेकिन ये इससे समझ में आ जाएगा बांडी सेंदड़ा, तो ये बांदी सेंदरा भी आता है, तो वो सेंदड़ा ही है, सेंदरा। इसमें भी ये रहेगा सेम, जालोर। डिस्ट्रिक्ट दोनों का सेम। तो पहला शब्द है ये, ध्यान रखना, दोनों में सेम ही है, बा और बा, बांकली और बांडी। तो नेक्स्ट में नदी का नाम ऑलरेडी इंडिकेट हो गया है, बांडी, जिसका प्रोजेक्ट सेंदड़ा के नाम से, बांडी सेंदड़ा। और फर्स्ट वाले में नदी का नाम इंडिकेट नहीं होगा, इसमें याद रखना पड़ेगा बांकली डैम सुकड़ी नदी। प्रोजेक्ट दोनों जालोर के। फिर इनके निकटतम जो डिस्ट्रिक्ट है जालोर के नजदीक, कौन सा बताया था, दूसरा सिरोही। सिरोही में बारिश के दौरान जैसे तेज बारिश होती है तो माउंट आबू वाला एरिया जहां अधिक हाइट होने के कारण वर्षा अधिक होती है, मानसून में लिखवाया भी था लगभग 150 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मानसून एक्टिव होता है तो सिरोही की ओर से कई ऐसे नाले हैं जो एक्टिव होकर गुजरात की तरफ निकल जाते हैं। जैसे यहाँ बारिश होगी तो सामान्य सी बात है, यहाँ अधिक वर्षा पहाड़ों में होगी तो गुजरात की ओर पानी निकल जाता है। 2013 से और 18 के बीच में जब राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो वसुंधरा राज्य जी के द्वारा इस साइड के अंदर मानसून के दौरान कुछ नाले जो गुजरात की ओर एक्सिस वाटर हमारा जो निकल जाता है, उनकी मॉनिटरिंग करवाई गई। और उन नालों को चिन्हित करके बताया गया, गवर्नमेंट या सरकार ने मॉनिटरिंग करवाई कि 32 नाले हैं जिनका पानी सिरोही में रोका जा सकता है, जिन पे राजस्थान का अधिकार है, यानी हमारा ही पानी जो साइड में चला जाता है। तो वसुंधरा राजे जी ने कहा कि हमारे पास बजट इतना नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट बना पाए। तो सिरोही के भामाशाह, यानी जो पैसे देने वाले व्यक्ति हैं, उनसे विनती की कि भाई आप लोग इस एरिया में इन 32 नालों को रोकने के लिए फंडिंग करें, ताकि सिरोही है उसके लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सके। तो एक प्रोजेक्ट बनाया गया 32 नाला परियोजना। तो ये 32 नाला परियोजना इन 32 बारिश के जो नाले हैं उन नालों को रोकने का एक प्रयास था। तो राजस्थान में 32 नाला परियोजना के जिले के लिए सिरोही। तो नेक्स्ट लिखो 32 नाला परियोजना। ये 32-32 वो काउंटिंग वाला है। बत्तीसा नाला परियोजना, 32 नाला प्रोजेक्ट सिरोही। नेक्स्ट,
बत्तीसा नाला परियोजना के बाद में इसी साइड में एक वेस्ट बनास के एक सहायक नदी है, सूकड़ी नहीं होके सूकली। इस सूकली के ऊपर एक प्रोजेक्ट है सिरोही के अंदर, सूकली सेलवाड़ा। तो वैसे इससे समझ में आ जाएगा सूकली किसके सहायक नदी आती है, वेस्ट बनास के। सूकड़ी तो आती है पार्ट ऑफ लूनी का, और सूकली वेस्ट बनास, और वेस्ट बनास के जिले से निकलती है, सुरई से ओरिजिनेट होती है, जिसके किनारे आबू और डीसा स्थित है। तो ये सूकली वाला प्रोजेक्ट है, ये भी सिरोही में सेलवाड़ा के अंदर, सेलवाड़ा आता है सिरोही के अंदर। तो ऊपर वाले में तो कोई नदी नहीं है, 32 नालों का पानी रोकने, इस कारण बत्तीसा नाला परियोजना। नीचे वाले में नदी का नाम ऑलरेडी शामिल है, इसमें सूकली। एग्जाम में इसको एक दो बार गलत भी पूछा हुआ है, सूकड़ी दे के पूछा हुआ है, तो सूकड़ी नहीं है। आगे वाले शब्द से ध्यान चलेगा, ये सेलवाड़ा। सूकड़ी का जो प्रोजेक्ट है वो तो अलग है, बांकली के नाम से है वो, जो अभी जालोर में लिखवाए थे। ये था बांकली प्रोजेक्ट, ये है सूकड़ी का प्रोजेक्ट। हालांकि इसमें सूख, इससे समझ में नहीं आएगा, ये सूकड़ी आ जाता है कई बार, समझ में सेलवाड़ा से आएगा। तो सूकली सेलवाड़ा प्रोजेक्ट, तो सेलवाड़ा है सिरोही के अंदर। तो ये अरावली के इस साइड वाले तो कंप्लीट हो गए, अपने जालोर वाले हैं वो तो पहचानना थोड़ा आसान है, कहीं दोनों बां से स्टार्ट होंगे, एक तो बांकली प्रोजेक्ट और एक बांडी सेंदड़ा प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट है सिरोही, तो सिरोही में एक तो 32 नालों का पानी रोकना, बत्तीसा नाला, और एक सूकली सेलवाड़ा। फिर इस साइड में जैसे आप उदयपुर की ओर आते हो, तो उदयपुर की ओर एक तो बारिश का पानी रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इनके सहयोग से एक डैम बनाया गया जिसका नाम है टीडी डैम, टीडी बांध। एक बेड़च नदी के ऊपर डैम आता है मदार डैम, ये आजकल पूछने लग गए हैं इसमें। कुछ प्रोजेक्ट उदयपुर के ऑलरेडी पहले से आपको याद है, जैसे एक तो मानसी वाकल। वैसे मानसी है वो वाकल में जाती है, और वाकल फिर किस में जाती है, साबरमती। तो ये मानसी वाकल वाटर टनल जल सुरंग है ये उदयपुर के अंदर, जो मोहनलाल सुखाड़िया, यह देवास परियोजना को जलापूर्ति करती है। एक सोम का प्रोजेक्ट है जो सोम कमला अंबा के नाम से तो डूंगरपुर में है, और सोम कागदर के नाम से उदयपुर में। ये आपको ध्यान हो तो ये प्रोजेक्ट साबरमती में लिखवाया हुआ है, ये माही में लिखवाया हुआ है। माही में कुछ डैम लिखवाए थे माही के बाद, जिसमें एक जाखम डैम दी हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, एक सोम कागदर उदयपुर, और एक सोम कमलांबा डूंगरपुर। कमलांबा ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था आपको। तो ये उदयपुर वाले प्रोजेक्ट, इसमें आजकल ये ज्यादा पूछते हैं, मदार डैम। तो इसमें दो तो ऑलरेडी रिवर्स में कवर हो चुके हैं, ये दो नए हैं अपने लिए, एक तो टीडी डैम। टीडी डैम बारिश के पानी पे बनाया जाता है, उदयपुर की पहाड़ियों से आने वाले पानी पे बना हुआ है। टीडी डैम के बाद में नेक्स्ट है मदार डैम। गला फाड़ने वाले आदमी को पहले तैयार किया जाता है। गला फाड़ने के बाद फिर तैयार किया जाता है। वैसे आदों ने तो चुनाव वोट नहीं दिए होंगे। क्या चीज, किसने, आपने दिए?
मेरी तो अंगुली कई दिनों से काली है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। क्या कह रहे हो? किसको दिया है? आदमी को? आम आदमी को नहीं? तो चुनावी कैंडिडेट थे उनको। तो मानसी वाकल, सोम कागदर, मदार डैम, टेडी डैम सारे उदयपुर में। उदयपुर लिख देना सबके आगे। उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर। डूंगरपुर की ओर जाते ही सोम के ऊपर प्रोजेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? जैसे सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अंबा। तो कमला अंबा ये है डूंगरपुर। भिखाबाई सागवाड़ा। तो एक आती है सुकली सेलवाड़ा, वो सिरोही में आती है। एक भिखाभाई सागवाड़ा आता है। तो ये भाई, बाई, अम्मा, ये सारे प्रोजेक्ट आपके इस साइड में डूंगरपुर में है। एक हिस्ट्री में आप यहाँ एक कांड पढ़ोगे, कालीबाई वाला रास्ता पाल कांड। तो कालीबाई, सेंगा भाई, भीखा भाई, ये सारे भाई, बाई, अम्बा, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको? डूंगरपुर। तो ये भीखा भाई सागवाड़ा है, डूंगरपुर। ये माही नदी का प्रोजेक्ट, इसमें रिवर पूछी जाती है। भीखा भाई सागवाड़ा, ये लिखवाया हुआ है पहले आपको। एक माही का प्रोजेक्ट और भी बताया हुआ है आपको, कडाना बैक वाटर। कडाना बैक वाटर, ये माही के ऊपर कडाना प्रोजेक्ट गुजरात में, और कडाना बैक वाटर डूंगरपुर में। तो माही पे थे माही, कागदी, कडाना, कडाना, लास्ट कडाना से पहले कडाना बैक वाटर। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं डूंगरपुर के। और एक माही नदी में एमपी, जहां से माही निकलती है उधर से एक नदी बताई थी, अनास रिवर। अनास के बांसवाड़ा में आने पर एक डैम प्रोजेक्ट बनता है, उस पर अनास बांध परियोजना। तो अनास प्रोजेक्ट राजस्थान में बांसवाड़ा में है, जहाँ से हाइड्रो पावर भी जनरेट होती है। एक आगे टॉपिक पढ़ोगे आप, ऊर्जा वाला। तो राजस्थान गवर्नमेंट के 3 ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो केवल स्टेट के हैं। भाई चंबल केवल स्टेट का नहीं, चंबल में एमपी भी शामिल है। केवल स्टेट वाले में एक तो अपने अनास प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में, एक आईजीएनपी प्रोजेक्ट जो गंगानगर और बीकानेर में हाइड्रो पावर जनरेट होती है, लिखवाया भी था मैंने कि आईजीएनपी पे लगभग 24 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है। तो वो स्टेट का प्रोजेक्ट है। और एक अन्नास और आईजीएनपी के बीच में प्रतापगढ़ में आता है जाखम। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो केवल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, यानी हमारी राज्य सरकार है वो यहाँ हाइड्रो पावर जनरेट करती है, जल विद्युत उत्पादित करती है। तो एक लास्ट में इसमें नीचे की ओर, डूंगरपुर से नीचे की ओर चलते हुए लिखो बांसवाड़ा वाला अन्नास परियोजना या अन्नास बांध परियोजना, अन्नास डैम प्रोजेक्ट। राजस्थान के जो मध्यवर्ती जिला नागौर के पास अजमेर, अजमेर के जस्ट नीचे की ओर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़। तो वैसे तो ये तीनों अल्फाबेटिक सीक्वेंस में है, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ए, बी और सी। अजमेर की ओर एक बड़ा डैम आता है जो अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है, नारायण सागर बांध। नीचे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन दोनों का एक कॉमन प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम जो बेडच की एक सहायक नदी है, ओराई रिवर।
ओराई डैम। तो ये एक तो ये नारायण सागर ये लिख दो अजमेर, और ओराई बांध में दोनों लिख देना भीलवाड़ा एंड चित्तौड़। तो ये प्रोजेक्ट हो गए अपने ए बी और सी वाले। तो ए का तो नारायण है, यानी अजमेर का तो नारायण सागर, और नीचे बी और सी में दोनों में एक कॉमन है ओराई, ओराई डैम। जो आपको ध्यान हो तो बेडच में दो डैम लिखवाए थे मैंने, सॉरी दो सहायक नदियां लिखवाई थी, एक गंभीरी और एक करवाया था आपको ओराई रिवर। तो इसी के साथ आपकी बांध परियोजनाएं कंप्लीट। 50 प्लस है, 55 के आसपास। तो इन प्रोजेक्ट को देखो लिखवाने का एक सीक्वेंस था, अगर आप लोग समझे हो। स्टार्टिंग में हम चले हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान की ओर, और बाद में लास्ट में हमने कवर किया है अरावली का वेस्टर्न पार्ट यानी जालोर सिरोही, और बाद में अरावली का ईस्टर्न पार्ट जिसमें सदन का पार्ट उदयपुर, उसके नीचे डूंगरपुर और उसके नीचे बांसवाड़ा। अब 10-12 मिनट का ब्रेक, माहौल देखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।